नमस्कार। मैं आपका रोज का साथी, रोज आपसे वार्ता करने वाला सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सुभाष शर्मा एक बार फिर आपके बीच में मैं उपस्थित हूं और आज एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। आज की बातचीत हमारी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, जो समाज को सही दिशा देने का काम करते हैं, जो पत्रकार हैं, जो शौकिया लिखते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, आज मैं उनके विषय में बात करूंगा। क्योंकि अभी 3 रोज पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क आदेश दिया है और वो आदेश ये है कि मानहानि से रिलेटेड सेक्शन 66A आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 66A, उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है, ये इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे अधिकार क्या हैं और उससे हमारे क्या क्या कर्तव्य जुड़े हुए हैं। मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि अभी मैं आपको सारी बातें आगे विस्तार से बताऊंगा, आपने भी इसको पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसका भुक्तभोगी हूं। सेक्शन 66A का मैं भुक्तभोगी हूं, इसलिए मैं आपको इस पर जागरूक करना चाहता हूं। जो कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो उसका बहुत स्वागत है, उससे हमको बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन इससे हम स्वच्छंद नहीं हो जाते। 66A पर जो स्थायी रोक लगा दी गई है उसको हटाने का प्रोविजन कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 जजेस की बेंच ने ये डिसीजन दिया है, उस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन ये साथ में एक वार्निंग है, मेरी तरफ से एक चेतावनी है कि हमको इससे आजादी नहीं मिल गई कि हम किसी के खिलाफ कुछ भी कह दें। हां, जिम्मेदारी के साथ, सबूत के साथ, संयम के साथ, मर्यादित भाषा में आप अपनी बात रख सकते हैं। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, जब से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग शुरू हुआ है और एक जमाने में एसएमएस वगैरह हुआ करते थे, जब मोबाइल फोन शुरू हुआ था 1996 से तो हिंदुस्तान में शुरू हो गया था। मैं लगभग तभी से रख रहा हूं। 16 रुपए की कॉल होती थी उस जमाने में, इनकमिंग के भी आधे पैसे लगते थे। शुरुआत तो 32 रुपए पर मिनट से हुई थी। तो मैं उस जमाने से भाग्यशाली हूं। समाचार पत्र मेरा हिमालय दर्पण दैनिक था, मुझे जरूरत थी, मैं रखता था। हालांकि लोग कॉल मुझे लैंडलाइन से करते थे क्योंकि बहुत कम लोगों के पास फोन होते थे। लेकिन आगे जैसे जैसे इसमें फिर इंटरनेट के साथ इसमें ब्रॉड इसका जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमको मिलने लगे, तो इंटरनेट का इस्तेमाल होने लगा। फिर 2G, 3G, 4G और 5G की बात हो रही है, और 5G के बाद 6G और 7G, 8G तो बहुत जल्दी आ जाएगा। और क्योंकि टेक्नोलॉजी उससे पहुंच चुकी है, सिर्फ ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो अभी उनको रिलीज नहीं करा। मुझे लगता है कि अब काफी दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, इसलिए मैं मूल विषय पर आ जाता हूं। आईटी एक्ट 2000 में ये एक नियम बनाया गया कि ऐसा ना हो जो व्हाट्सएप आप भेज रहे हैं या अपना फेसबुक पर आप जो चीजें लिख रहे हैं, इससे समाज के अंदर हम अव्यवस्था ना फैला दें। इसलिए इस पर नियंत्रण करने के लिए कुछ धाराएं उसमें जोड़ी गई और समय समय पर उसमें अमेंडमेंट होते रहे। 2009 में भी उसमें अमेंडमेंट हुए और आखिरी में ये हो गया कि जो कुछ भी आप बोलोगे, अगर वो जिसके बारे में बोला है उसको अगर ये पसंद नहीं आएगा, उसको लगेगा कि ये इससे मेरे सम्मान में कमी पहुंची, मेरे सम्मान को ठेस लगी, या जो कुछ मैंने कहा ये असत्य है, उसके बारे में जो कहा, तो वो हमारे खिलाफ मुकदमा कर सकता है, पुलिस में जाकर के एफआईआर लॉन्च करा सकता है। और एफआईआर लॉन्च होती रही। बाद में महाराष्ट्र के पालघर वाले मामले में ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। जो कुछ अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच, जिनमें एक जस्टिस नरीमन का तो मैंने पहले भी नाम सुना हुआ था, अन्य 2 भी हैं, मैं उनका भी उतना ही सम्मान करता हूं, उनका नाम अभी मेरे सामने है नहीं। और आप जानते मैं लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता, जितना अखबार से मुझे याद रहा तो जस्टिस नरीमन का नाम तो मुझे याद है। वो और उनके साथी वरिष्ठ सहयोगी उन सबने मिलकर जो जजमेंट दिया, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी जड़ कहां है। पालघर महाराष्ट्र में एक मामला हुआ और उस मामले में ऐसा हुआ कि दो लोगों को
एक ट्वीट डालने में, क्योंकि संभवतः उस दौरान बाल ठाकरे जी की मृत्यु हो गई थी। तो बाल ठाकरे जी की मृत्यु के बाद जगह जगह बंद किए गए, छुट्टियां की गई, तो उसके विरोध में कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने ऐसा लिखा कि वो लोग आखिर ये रोज रोज के बंद किस बात के, बाल ठाकरे जी नहीं है उसका हमें भी दुख है, लेकिन ये बंद के हम विरोधी हैं। इस बात को लेकर के उनके समर्थकों ने, उनके समर्थक सरकार को बुरा लगा, उन्होंने उनके खिलाफ आईटी एक्ट की सेक्शन 66 में मुकदमा कर दिया कि आपने मानहानि का मुकदमा किया। पुलिस ने उस पर कार्रवाई कर ली, उन लोगों की गिरफ्तारियां वगैरह सब हुई। इस मामले को लेकर के एक लॉ की स्टूडेंट श्रेया सिंघल, वो जागरूक थी, वो सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन किया। ये था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस नाम से आपको ये मुकदमा मिल जाएगा। आप गूगल पे श्रेया सिंघल भी डालोगे तो पॉपुलर है बहुत, तो वो खुल जाता है। तो श्रेया सिंघल ने इस मामले को उठाया और उसमें माननीय न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, सच और झूठ भी कंपेरेटिव है। जो एक बात मेरे लिए सच हो सकती है, वो दूसरे के लिए वो बात झूठ हो सकती है, असत्य हो सकती है। जो बात मेरे लिए अच्छी हो सकती है, वो किसी दूसरे के लिए वो बात खराब हो सकती है। तो ये काल परिस्थिति के हिसाब से, काल परिस्थिति समय, आप किस माहौल में रह रहे हैं, किस समाज में रह रहे हैं, वहां के हिसाब से ये सब चीजें चलती है ना। तो वहां के हिसाब से आपको बुरी लग सकती है, दूसरे ने जो लिखा वो सही लिखा, तो इसलिए इस पर कोई कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को ना हो, ऐसा आदेश तभी दे दिया और सेक्शन 66A को निष्प्रभावी कर दिया जाए। ऐसा कुछ उनके आदेश की मंशा ये थी। पूरा मेरे सामने। उसमें क्या है कि आपके रिमार्क से अगर किसी व्यक्ति को कोई उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, या किसी इल विल से, किसी दुर्भावना से हमने उसके खिलाफ कुछ बोला है, इसी तरह के 5-7 टेक्निकल वर्ड्स उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, वो सब सेक्शन 66A में आपके खिलाफ कार्रवाई उसमें पुलिस पे की जा सकती है। तो माननीय न्यायालय ने ये स्पष्ट उसमें निर्देश दे दिया था कि इसमें पुलिस का कोई काम नहीं है, पुलिस का कोई रोल नहीं है। ये जो लिखने वाला है, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जो ब्लॉगर है, जो व्हाट्सएप पर मैसेजेस को उसका मास सर्कुलेशन करते हैं, जो ग्रुप व्हाट्सएप करते हैं, जो मास व्हाट्सएप करते हैं, उन लोगों की समाज में पहुंचाते हैं, तो इससे अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उस पर पुलिस का कोई लेना देना नहीं, उसके लिए अलग धाराएं हैं। आप जाइए और न्यायालय में जाइए, न्यायालय से जाकर के नोटिस दीजिए, उसका एक प्रोसेस है। आप वकील नोटिस देगा, आप खंडन नहीं करेंगे तो, या खंडन उसकी संतुष्टि का नहीं करेंगे जिसके खिलाफ ये बोला गया है, तब उसके बाद ये कार्रवाई आगे शुरू होती है। इसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन ये अधिकार पुलिस के पास नहीं होना चाहिए, ये डंडा, क्योंकि पुलिस तो राज्य सरकार के अधीन होती है। ऐसे में तो कभी आप राज्य सरकार की कमियों को उजागर कर ही नहीं सकेंगे। वो तो बाद में कोर्ट में डिसीजन होगा। इस बीच लाइए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, उठाइए, पकड़िए, बंद कर दीजिए, जमानत कराता रहेगा, शनिवार को बंद कर दीजिए ताकि जमानत का मौका भी ना मिले। 2 रात तो जेल रहेगा, मंडे को सुनवाई होगी। ये इस तरह की एक धारणा पॉलिटिशियंस बना लेते हैं। अच्छा, मैं बात पे आगे बढ़ूं इससे पहले आपको बता दूं, सेक्शन 66A का इस्तेमाल जब भी हुआ ना, 99% लोग, 99.999% लोग जिनकी तरफ से ये मुकदमा दर्ज कराया गया वो राजनीतिज्ञ थे। पॉलिटिशियंस को ही गवारा नहीं होता कि उनके खिलाफ कोई कमेंट दे। अच्छा, वही पॉलिटिशियंस जो सत्ता में आने से पहले कल तक किसी और पार्टी में थे और उसी पार्टी के लिए बड़ा बुरा भला कहते थे और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि अगर उनके ऊपर वो 66A लग जाती उस वक्त, तो अभी भी न्यायालय के चक्कर काट रहे होते। वही लोग जब खुद सत्ता में आते हैं और उनके खिलाफ कोई बात इस तरह कही जाती है, तथ्यों के साथ भी कही जाती है, तो तथ्यों को प्रमाण के साथ सिद्ध करना, उसमें तो समय लगता है। तब तक उसका उत्पीड़न कर लीजिए सेक्शन 66A की धारा, ताकि हमारे खिलाफ कोई लिख ना सके, आवाज ना उठा सके। यानी जब से ये कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर या उसी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी वाले दूसरे यंत्र, जिनमें आपका लैपटॉप भी है, जिनमें आपका टैब भी है, और अब सबसे पॉपुलर जो है वो मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है।
और स्मार्टफोन जितने भी हैं वो सभी इंटरनेट एनेबल्ड है। सबके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है और यूट्यूब है और बहुत सारे माध्यम और हैं इस तरह के, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप इन पे लिखिए, इनमें आपने जो बात लिखी वो सामने वाले को लगता है कि कहीं उसकी पोल खुल रही है तो वो 1 मिनट में 66 का उसमें इस्तेमाल कर लेते थे। तो ये मैक्सिमम राजनीतिज्ञ लोग थे जिनको लगता था कि हमने तो पोल खोल ली जिसके बारे में जो बोलना था। मन घड़ंत कैसे भी आरोप लगा के सरकारें गिरा देते हैं लोग, ये एक ट्रेंड चल गया, वो बहुत पहले से चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक ही तरह की बात को लगातार सोशल मीडिया में डालने लगते, ये जनमत को प्रभावित करने का, लोगों की धारणा को प्रभावित करने का एक नया प्लेटफॉर्म है। कुछ समय बाद कोई और इससे भी उन्नत प्लेटफॉर्म आ गया तो हमें पता नहीं, लेकिन इस तरह की ये प्लेटफॉर्म्स बड़े लोकप्रिय आगे भी रहने वाले हैं और इसका इस्तेमाल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आसान होती जा रही है इसका इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। बहुत से लोग हैं जो लिखते हैं और बहुत से लोग हैं जो इंतजार करते हैं कोई लिखे तो हम उसको अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि इससे समाज में एक चर्चा शुरू होती है, बहस शुरू होती है। और ये मजे की बात ये है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी इसको हम देखते हैं, जो सैटेलाइट के माध्यम से, केबल के माध्यम से हमारे घर पर आता है, ये इससे बिल्कुल अलग है। यहां दो तरफा संवाद होता है। टेलीविजन पर तो आप सिर्फ सुन सकते हैं, ज्यादा अपनी खींच सामने बैठे अपने किसी साथी जो जिसके साथ आप बैठ करके टीवी देख रहे हो उसके साथ अपनी खींच निकाल सकते हो कि यार कैसी बेहुदा बात कह दी, कैसी एक तरफा बात कह दी। यहां यह अधिकार है आपके पास कि आप हाथ के हाथ उसका प्रतिवाद कर दें। आपको रिएक्शन उसी वक्त मिल जाती है और मिलती रहती है। आप बाकायदा आगे उस पर चैट चालू हो जाती है। आपने एक बात उठाई, जिसने देखा वो उससे सहमत नहीं है, उसने उस पर कमेंट लिखा, आप उसके कमेंट के जवाब में सफाई दे रहे हैं, वो आपसे प्रमाण मांग रहा है, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके उसको वहां लगा के प्रमाण दे दिया, ये बहस यही चालू हो जाती है। तो ये बड़ा हेल्दी प्लेटफॉर्म है। इसको ऐसे मत लीजिए कि ये हिट एंड रन वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। ये इस प्लेटफॉर्म के अंदर पूरी इस बात की व्यवस्था है कि आप भी अपनी सफाई दें। और मैंने तो कई बार ये देखा है कि जितनी तीखी बात जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जिसने वो बात उस पर लिखी है, जिसने वो ब्लॉग डाला है, जिसने वो पोस्ट डाली है 4 लाइन की, 6 लाइन की, 8 लाइन की, जितनी तीखी प्रतिक्रिया उसकी नहीं थी, उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया उसकी है जिसने उसको देखा, जिसने पढ़ा। तो यहां तो हाथ के हाथ वही हिसाब हो जाता है। कई बार खराब बहस भी हो जाती है, कुछ लोग गाली गलौज भी कर लेते हैं। अब मैं यहां इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि सेक्शन 66A में आपको अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ा जबरदस्त एक बार लगा हुआ है। उसके साथ साथ उसमें एक प्रतिबंध भी है साथ में। नंबर 1, आप किसी को अश्लील शब्द नहीं बोल सकते, आप किसी को गाली गलौज वाले शब्द नहीं बोल सकते, नंबर 1। नंबर 2, आप कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड वहां इस्तेमाल नहीं कर सकते, नंबर 2। नंबर 3, आप कोई तथ्य हैं, उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर सकते। आपको तथ्य को बगैर एडिटिंग के, जिसके आधार पर आप वो आरोप लगा रहे हो या उसके संबंध में आप लिख रहे हो, वो आप वहां डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया मैं जुडिशरी के किसी फैसले से सहमत नहीं हूं। असहमत होना मेरा अधिकार है, लेकिन उसका तरीका है। मैं लिख सकता हूं कि यहां मुझे ऐसा लगा, मेरी इन बातों को नहीं सुना गया, मुझे इस मामले में न्याय नहीं मिला और मैं इससे असहमत हूं। आप अपनी पूरी असहमति डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहने लगे कि यहां जजमेंट जो है वो गलत दिया गया, जज साहब ने अपने विवेक का गलत इस्तेमाल किया, तो फिर वहां ये धाराएं अट्रैक्ट होती हैं। तो इसका प्रोविजन भी है 66B और C में, आप उसके अंदर बुक किए जा सकते हो। लेकिन सेक्शन 66A की जब बात आती है तो मैं ये अपने पुलिस अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि इस बात की पूरी व्यवस्था करें और इस बारे में आप सेमिनार्स करिए और बुला करके थाने के जो प्रमुख लोग हैं, और मैं तो स्पष्ट बोलने वाला हूं कि ये काम आमतौर पर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रैंक के लोग करते हैं। दुर्भाग्य से LLB पास वो नहीं होते। तो जो लोग, जिस आदमी ने कानून का बेसिक नहीं पढ़ा हुआ, वो अगर बैठ करके वहां पर तहरीर में धाराएं फ्रेम कर रहा है तो उसको जानकारी होनी चाहिए।
उसको तजुर्बा है। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कहता है, लेकिन जब समाज में कहीं कोर्ट के माध्यम से कहीं चीजें अपडेट होती हैं तो वो उस तक पहुंचनी चाहिए, आधिकारिक रूप से पहुंचनी चाहिए, केवल मौखिक नहीं। क्योंकि जब तक आधिकारिक रूप, जब तक ये सेक्शन 66A कानून की किताबों में लिखा हुआ है और पुलिस कह देगी हमने तो अखबार नहीं पढ़ा, हमने तो उस दिन की टीवी न्यूज नहीं देखी, तो ये जिम्मेदारी अधिकारियों की है, वरिष्ठ अधिकारियों की है कि इस बात को लिखित में पहुंचाएं। तो जब ये पहले प्रतिबंध लग गया था कि सेक्शन 66A के मामले में पुलिस का रोल कोई नहीं है, पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, और श्रेया सिंघल की उस अपील पर लैंडमार्क जजमेंट था, उस पर आगे पुलिस ने उसका संज्ञान नहीं लिया। और अभी जो 3 जजेस की बेंच ने, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे जस्टिस नरीमन भी थे, उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया तो यही कहा कि आखिर क्यों श्रेया सिंघल वाला, जो कि 2005 में जिसका जजमेंट आ गया, माफ कीजिए 2015 में, 6 साल हो गए, 6 साल पहले जिस मामले में आदेश हो गया, अभी तक पुलिस उसमें मुकदमे दर्ज कराई जा रही है। सेक्शन 66A में मेरे खिलाफ 2 मुकदमे हुए एक विधायक जी ने किया था, मैं माननीय हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने मेरी बात को सुना और उसको FIR ही रद्द कर दी। बाद में तफ्तीश में मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, और बाद में जो संबंधित थाना था उन्होंने मेरे बयान लिए, और मेरे बयान लेके उन्होंने भी कह दिया कि ये FIR हमने रद्द कर दी है सर। एक और मामला हुआ, उसमें मेरा मुख्यमंत्री की पत्नी की तरफ से मेरे खिलाफ एक मुकदमा कराया गया था, उसमें भी 66A लगाई। लेकिन न्याय तो महंगा है ना, न्याय आम आदमी के लिए कहां है। आप अगर इन सारी बातों को समझने वाले वकील आपको चाहिए तो फिर फीस भी उनकी ज्यादा होती है। फीस के अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, कोई इतनी दूर जाएगा, मैं जाऊंगा, इतनी दूर जाऊंगा, किसी होटल में रहूंगा, वकील को बुलाऊंगा, 2 लोगों के साथ बैठ के रिट बनेगी, खर्चीला काम है ना। तो न्याय पाने के लिए अगर इतना ज्यादा खर्च करना पड़े तो वो भी तो न्याय नहीं है ना, उस पर भी तो कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था को सोचना चाहिए। हालांकि इस कोरोना काल में बड़ा आराम हो गया, वकीलों की फीस के अलावा बाकी खर्चे कम हो गए, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है, काफी काम ऑनलाइन हो रहा है। तो ये ऑनलाइन व्यवस्था आगे भी जारी रहनी चाहिए, मेरा ये कहना है। जब मेरे बगैर जाए मेरी रिट की सुनवाई हो सकती है, और ना हो, रोज ना हो, हफ्ते में 2 दिन हो या 1 दिन छोड़ के 1 दिन हो, ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि आज इतने बजे से इतने बजे तक ऑनलाइन केसेस सुने जाएंगे, क्योंकि ये व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। जैसे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है ना, बच्चों की टेस्ट भी हो रहे हैं, एग्जाम्स भी हो रहे हैं, मैं देखता हूं, और बच्चे सीख भी गए बच्चे सब कुछ। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन यहां तो क्या है कि पूरी बहस हो रही है। और ऑनलाइन में क्या है कि वकील कहीं भी है। मैंने तो अभी भारत सरकार के इतने मुकदमे देखे जिसमें वकील लंदन बैठे हैं, हाँ मैंने देखा, वहां से बैठ करके अपनी राय दे रहे हैं और सुनवाई हो, और उसकी तो उतना ही महत्व है, उसका महत्व तो कम नहीं हो जाता। कानूनी पॉइंट तो वो पूरे उठाते हैं, और उसकी अब जेल से वीडियो के माध्यम से सुनवाई हो ही रही है ना। तो ये ऑनलाइन व्यवस्था को खाली कोरोना काल में नहीं, इसको आगे भी जारी रखना चाहिए। और बहुत सारे वो काम जो आखिरी स्टेज में अगर आमने सामने भी कराना पड़े, कई जगह पहचान की बात होती है, कई जगह शिनाख्त करनी होती है, कुछ आमने सामने क्वेश्चंस होते हैं, बाकी सेशन ऑनलाइन हो जाने चाहिए। तो इसलिए ये ऑनलाइन व्यवस्था आगे भी पूरी तरह से जारी रहे, और ये जो न्याय पाने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है ना, थोड़ा सा इसमें भी कहीं ना कहीं कटौती होनी चाहिए। न्याय देर से मिलता है, न्याय महंगा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं आपको ये बता रहा था कि सेक्शन 66A में मेरे खिलाफ भी मुकदमे किए गए, मैं ले आया न्याय उसमें। लेकिन जब जस्टिस नरीमन ने पूछा कि ये अभी तक चल रहा है, उन्होंने ये बताया कि अभी तक 1307 मुकदमे उस आदेश के बाद पुलिस ने और कर दिए। मैं तो न्याय ले आया था अपने मामले में, पुरोला के एक राज्यपाल थे, उन्होंने भी कुछ सीएम के लिए कह दिया होगा, तो सीएम के लिए कह दिया तो उनके खिलाफ, और बाकायदा उनकी अरेस्टिंग हुई, और अरेस्टिंग होकर के उनके खिलाफ उन्होंने वो जमानत कराई उन्होंने, तो उत्पीड़न हुआ ना पूरा, उस पूरे क्षेत्र के अंदर बड़ा अशांति रही कि राज्यपाल की गिरफ्तारी हो गई, राज्यपाल के खिलाफ मुकदमा हो गया। आप मानसिक रूप से तो प्रताड़ना आपकी होती है ना, और वो उन धाराओं में हुआ जो धारा सुप्रीम कोर्ट अब कह रही है कि वो होनी नहीं चाहिए, पुलिस को उनमें मुकदमे ही दर्ज नहीं करने चाहिए। तो
1307 मुकदमे अगर इतने स्पष्ट आदेश के बाद हो गए तो माननीय जजेस की बेंच ने पूछा कि क्यों नहीं देखा, तो वो कहते हैं कि साहब ये एक्चुअली मेन कानून में तो अभी भी 66A लिखा हुआ है, लेकिन वो फुटनोट पे है नीचे कि इस धारा में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट्स वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। वो देखा नहीं था। ये कितनी मासूमियत से हमारी पुलिस का पक्ष रखने वाला जो सिस्टम है, उन्होंने ये जवाब वहां दे दिया। जज साहब ने कहा कि क्या बात है, तो पुलिस थोड़ा सा नीचे नहीं देख सकती क्या? ये जवाब भी जज साहब ने दिया। और फाइनली उन्होंने अब ये कहा है कि इस पर आगे जो कहना है हम और कहेंगे, लेकिन 66A को तत्काल प्रभाव से अब निष्प्रभावी हो जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो यह पुलिस को सोचना चाहिए। लेकिन इससे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को आजादी नहीं मिल जाती। आपको और हमको या मुझे भी कोई आजादी नहीं मिल जाती। हमको भी देखना चाहिए। हम भी गलतियां कर जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन गलती करने के बाद उसका प्रतिवाद तुरंत कर देना चाहिए, उसका खंडन तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। कई बार एरर ऑफ जजमेंट भी हो जाती है। कई बार आप जो चीजें बोली हैं उसको आप ठीक से समझ नहीं पाते और अति उत्साह में फटाफट उन चीजों को बोल जाते हो, बाद में आपको रियलाइज होता है। तो हाथ के हाथ उसका खंडन भी हो जाना चाहिए। इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता। जीवन की भाई लंबी यात्रा है। जीवन की लंबी यात्रा में आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप गलतियां नहीं करेंगे। सबसे ही होती हैं गलतियां सब करते हैं। इंसान है तो उससे गलतियां भी होंगी, उनको स्वीकार करना चाहिए। और शब्दों के चयन में, किसी पर आरोप लगाने में और तथ्यों को पूरा देख करके, पूरा समझ के तब उस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि खासतौर से वो लोग जिनकी रीच बहुत ज्यादा है, जिनको लोग देखते, क्या है कि छोटे छोटे ट्वीट्स चलते हैं, किसी को 100 लोगों ने देखा, किसी को 500 लोगों ने देखा, और फिर वो शेयर होने शुरू होते हैं। फिर वो कोई ट्वीट ऐसा हो जाता है, कोई बात इतनी सनसनीखेज होती है कि वो पूरे हिंदुस्तान में घूम जाती है और इतने सारे लोग जगह जगह बोलते हैं। समाज में एक बात फैलती है कि हाँ मैंने भी सुना, मैंने भी देखा, मैंने भी पढ़ा, तो वो बात फिर सच लगने लगती है। इसलिए वो बात सच हो, ये जिम्मेदारी हमारी भी है। हमारी जिम्मेदारी, इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हमारी जिम्मेदारी भी खत्म नहीं हो जाती। हमको ये भी समझना चाहिए कि हमको अधिकार मिले हैं तो उस अधिकार के साथ उतने ही ज्यादा हमारे कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी किसी बात का कोई गलत असर ना चला जाए। कई बार मैंने देखा कि झूठी अफवाहों के आधार पर दंगे हो गए, सांप्रदायिक दंगे हो गए, दो धर्मों के लोग में। बात जरा सी हुई, दो बच्चों के बीच झगड़ा हुआ, वो किसी ने उसमें कह दिया कि वो फला दिन भी हमारी ये पतंग लूट के ले गया था। वो पतंग लूट बच्चों के झगड़े में बड़े आ गए, बड़ों के झगड़े में वो फिर दो संप्रदायों के बीच में झगड़ा बढ़ गया और फिर वो अफवाह फैल जाती है। फिर मूल बात खत्म हो जाती है, साहब वो उन्होंने इतने ये मार दिए और इन्होंने इतने वो मार दिए, और वो उसका सिर पैर नहीं होता। तो ऐसी अफवाहें भी नहीं फैलानी चाहिए, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देश बड़ा है। हमारी 100, 200, 500, 1000 या 10,000 व्यूज या लाइक्स, उससे देश बहुत बड़ा है। तो हमारी जिम्मेदारी इस नरीमन साहब के इस आदेश के बाद, नरीमन साहब की, जस्टिस नरीमन की बेंच के इस आदेश के बाद और ज्यादा बढ़ गई। मैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार है, मैं इस प्लेटफॉर्म पर लिखता हूं और जितने मुद्दे मेरे सामने आते हैं मैं उस पर तात्कालिक प्रतिक्रिया दे देता हूं। मेरी भी कोशिश होगी कि मेरी भाषा और सदी हुई हो, तथ्यपूर्ण हो, सकारात्मक हो, सुधारात्मक हो। आलोचना अगर हो तो उसके पीछे कोई राजनीतिक हित ना हो, सच्चाई पर आधारित हो। ये कोशिश मेरी भी होगी और मैं अपने उन तमाम लाखों लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि और जिम्मेदारी के साथ अब भविष्य में ब्लॉगिंग के लिए लिखिए, खूब लिखिए। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, समाज के मुद्दों पर मौन रहना अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे यहां डेमोक्रेसी है, अगर राजा का राज है, राजशाही है, तो वहां तो फिर प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। एक ही बात है, जो राजा साहब ने कहा, राजा साहब की जय। मगर ऐसा नहीं है ना, अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता। अब राजा निकलता है ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, बैलेट बॉक्स की उस पेटी से, बैलेट बॉक्स से निकलता है। मतदान पेटी जो है ना, उसमें से राजा निकलता है। राजा शब्द इसलिए कह देते हैं कि राज करने वाला, जो किसी सीट पर बैठेगा, जिसको हम निर्णायक ताकत दे रहे हैं किसी भी काम की, वो चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे हमारा बीडीसी मेंबर हो, चाहे जिला पंचायत मेंबर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, या जिस भी पद के चुनाव होते हैं, तो वो अधिकार अब वहां से आ गया।
तो इस अधिकार में जब तक हम खूब बोलेंगे नहीं, खूब सुनेंगे नहीं, खूब बहस नहीं करेंगे, तब तक सर्वोच्च नहीं आएगा। क्योंकि वाद विवाद प्रतिवाद ये लोकतंत्र का हिस्सा है। ये वाद विवाद होंगे तभी जाकर के संवाद स्थापित होगा, और उसमें जो बेस्ट है वो निकल करके आगे आएगा। थीसिस, एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस। वही सिंथेसिस थोड़े दिनों में थीसिस के रूप में स्टेब्लिश हो जाती है, और समय बदलने पर, परिस्थितियां बदलने पर उसी थीसिस के अगेंस्ट एंटीथीसिस फिर खड़ी हो जाती है। तो थीसिस और एंटीथीसिस में फिर बहस होती है, और सिंथेसिस के बाद फिर एक नई थीसिस निकलती है। ये प्रोसेस है, हम ऐसी करके आगे बढ़े हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग लिख नहीं सकते उनको पढ़ना चाहिए, और जो बात अच्छी लगती है उसमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए, न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए, तभी जाकर के तो एक ओपिनियन बनती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सेक्शन आईटी एक्ट के सेक्शन 66A पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका बहुत बहुत आभार, और इसको मैं अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ उससे भी ज्यादा अपनी जिम्मेदारी का एहसास इसके रूप में लेता हूं। और आप सबसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि जब भी लिखें, चाहे प्रतिक्रिया ही दे रहे हो, कभी कभी आवेश भी आ जाता है, कुछ लोग ऐसी बात लिख देते हैं, मैं मानता हूं उसको स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। और लिख भी दिया हो तो उसको डिलीट करने का भी हमारे पास अधिकार है। डिलीट कर दीजिए कि मैंने जो लिखा मैं आवेश में लिख गया, मैं उसको डिलीट कर रहा हूं, कर दीजिए। ये लिख करके क्या जा रहा है उसमें, क्योंकि ये तो रोज का काम है। किस किस चीज से आप बचेंगे। तो मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। नमस्कार।